स्टेटमेंट में पहला जो है स्टेटमेंट का टाइप क्या है बताओ मुझे। सबसे पहले होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। दूसरा जो होता है कौन सा होता है, अरिथमेटिक स्टेटमेंट। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो कंडीशनल के अंदर होता है आपका ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के अंदर क्या क्या होता है, तो ब्रांचिंग के अंदर होता है इफ एल्स, ठीक है। तो उसके बाद होता है एल्स इफ लैडर। और ये जो होगा वो होगा स्विच केस। स्विच। स्विच केस, ठीक है। और ब्रांचिंग के बाद होगा इटरेशन। ये दूसरा है इटरेशन, या इसे ही हम लोग कहेंगे लूपिंग। इसमें होगा आपका फॉर लूप, व्हाइल लूप डू और वाइल। डू व्हाइल लूप, ठीक है। इसके बाद फॉर जो होगा वो फॉर ईच लूप भी होगा आपका। आगे एरे के साथ हम लोग खेलेंगे तो ये भी होना जरूरी है आपके लिए, तो ये आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। ये आपके स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट के बाद हम लोग देख रहे हैं फोर्थ में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या है। इसके पहले थोड़ा सा ऑपरेटर के लिए आप खुद कर लेना। ऑपरेटर आपको खुद करना होगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाके आप ऑपरेटर कर लीजिए। इसके पहले आप लोगों को ऑपरेटर करना जरूरी है। तो जस्ट बिफोर यहाँ पे आपका असाइनमेंट रहेगा ऑपरेटर का। तो ये आपको कल करना है, आपको खुद को ऑपरेटर करना है। और आज मैं इतना सब कुछ कवर करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप, ये सारे लूप का जो काम है ये रिपीटेड करेगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट को तब तक जब तक कि इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाएगी। एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाएगा, इसे कहेंगे लूप या इटरेशन। तो यही चीज मैं आप लोगों को क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए। और यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ से क्विकली बता देता हूँ एक कोड करके। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल, मान लो जैसे कि फॉर लूप्स। ये पहला फॉर लूप है और इसका ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है। फॉर लूप में शुरुआत करनी होती है जैसे कि num1, या आपको जो भी INT देना है या num देना है आप दे सकते हैं num1। num लेस देन ये 5 तक चलेगा, देन num प्लस प्लस। और इसे हम लोग जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ब्राउजर पे हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंट, यानी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे num कर देंगे। और इसे हमें नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए ये br की जो टैग है ये भी इस्तेमाल करनी होगी। तो देखो ये कितने बार चलेगा, 1 से लेकर 10 तक आज चलाना है। सपोज मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक चलाना है, तो क्या ये चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूशन जो है नंबर जो प्रिंट होगा 1 से 10 तक होगा। आप लोग देखो इसे, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ओह मेरे पास लाइव सर्वर वाला नहीं है, तो एक मैं क्विकली लाइव सर्वर जो है इसे कर लेते हैं एक बार। कौन सा लेना है लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन? ठीक है, इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, इसे करते हैं अलाउ। देखो आ गया ये 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले हुआ इसका। यस हाँ, सर। और यही काम जो है यही काम मैं इसे कमेंटेड आउट कर देता हूँ। देखो इसे कमेंटेड आउट कर दिया मैंने, कमेंट आउट किया, इसमें कोई कोड है नहीं। यही कोड मैं व्हाइल से भी कर सकता हूँ। तो ये जो स्टार्टिंग है यानी इनिशियलाइजेशन, ये पहला पार्ट है स्टार्टिंग यानी इनिशियलाइजेशन। दूसरा पार्ट है कि ये एंड करना है, ये कंडीशन है। और तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पे भी व्हाइल लूप के लिए भी मैं सेम चीजें यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो व्हाइल ऐसे करले ब्रैकेट ओपन क्लोज, शुरुआत जो होगी मेरी num इक्वल टू 1, ठीक है। और कंडीशन आएगी यहाँ पे num लेस देन इक्वल टू 10। और इसके अंदर जाके मैं लिखूंगा num प्लस प्लस, और आपको जो करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और
इसके अंदर मैं num को जो है डिक्लेयर कर देता हूं इस तरह से। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके रिजल्ट में, चेक कर लेना इसे। ठीक है, अभी ये हुआ आपका while लूप। अभी मैं while लूप को ही कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देता हूं। नीचे काम तीनों का सेम है, थोड़ा सा तरीका जो है अलग है, और ये इसकी अलग जो होती है, इसके इस्तेमाल का तरीका भी अलग होता है, मतलब कि कहाँ पे क्या यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। आगे आगे चल के आपको पता चलेगा कि फॉर लूप कहाँ पे यूज करना है, व्हाइल लूप कौन से सिचुएशन में यूज करना है, और डू व्हाइल कहाँ पे यूज करना है। लेकिन एज ऑफ नाउ एज अ सिंटैक्स जो है आपको ये आना ही चाहिए, इट इज अ मस्ट, मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है आपको। तो डू वाइल में क्या करना है, डू वाइल के लिए ये जो एग्जिस्ट कंट्रोल होता है, यानी कि एंडिंग में ये चेक करता है, तो ये एंडिंग में सेमीकोलन के साथ लगा देना, और यहाँ पे डू काम सेम करेगा, वापस से कुछ नया काम नहीं करेगा, वही प्रिंट करेगा रिपीटेडली। तो ये तीनों भी लूप जो है हमने सिंटैक्स जो है इसका देख लिया है, आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ओके फाइन। नाउ इसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, अभी हमने तीनों भी देखे, फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप देखा, डू व्हाइल लूप देखा। एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? ओके, इसके बाद है फंक्शन। अभी फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक छोटा सा प्रोसेस है, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फंक्शन लिखेंगे, फंक्शनैलिटी लिखेंगे, और उसे बार बार हम लोग कॉल करेंगे, बार बार उसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें इसे एक बार लिखेंगे और बार बार हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल कार का ब्रेक है, गियर है, एक ही बार बनाएंगे, लेकिन उसे बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि बड़े से जो प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसकी फंक्शंस बनाएंगे, और फंक्शन से पूरा बड़ा काम करने वाले हैं। तो फंक्शनैलिटी अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि कैलकुलेटर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, तो वैसे वैसे हम लोग जो है फंक्शनैलिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी ये देख लीजिए। फंक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडिशन करनी है 2 नंबर की, तो एडिशन। ठीक है, एडिशन 2 नंबर के लिए आपको करना है, सपोज num1 इक्वल टू समथिंग, num2 इक्वल टू 5, डिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, और डिवीजन या मल्टीप्लाई जो भी है, मल्ट इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ठीक है, ये वाला। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 2। सही से बताओ। 50 मल्टीप्लाई करे, सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका नाम भी जो है वो मल्ट कर देता हूँ। तो नेम जो होगा फंक्शन का वही रखो जो अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। तो ये फंक्शन हो गया। फंक्शन आप छोटे छोटे प्रोसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, कीवर्ड लिखना है फंक्शन। अभी सिंपल में हम लोग लिखते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन, इट इज ग्रुप Statement. ग्रुप Group of ऑफ statements ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। that perform the logical and arithmetics. ठीक है, group of statements, that's it, it is fine. Now it represent functionality, छोटी छोटी फंक्शनैलिटी जो होगी वो रिप्रेजेंट करेंगी। और उसके बाद कितने तरह की फंक्शंस होते हैं, सिंपल फंक्शन है। ठीक है, दूसरा फंक्शन कौन सा होता है, पैरामीटराइज वाला फंक्शन होता है, पैरामीटराइज्ड वाला फंक्शन होता है। देन Anonymous function, उसके बाद जो तीसरा होता है रिटर्न फंक्शन होता है। hosting function, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे रिकर्जन, देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन।
उसके बाद लिखेंगे कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। और कुछ बचा है? होस्टिंग फंक्शन हो जाता है। एरो Arrow फंक्शन, function. एरो फंक्शन। ओके, होस्टिंग फंक्शन भी हम लोग बाद में देखेंगे, उसको ES एटमास्क्रिप्ट में देखेंगे, ठीक है। और ये वाले आपको बेसिक तो आने ही चाहिए जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी। सिंपल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है और फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए आपको लिखना है मल्ट और सेमीकोलन, बस। तो ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या दिखाई देना चाहिए, आप देखो आउटपुट दिखता है क्या, 50। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं जैसे कि मल्ट, मल्ट ऑफ टू नंबर इज, इसे कॉनकैटेनेट करके इस तरह से वो दिखेगा ऐसे। तो ये फंक्शन बना दिया और इसे कॉल भी किया। आप जब फंक्शन इसे डिफाइन करते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। इसे क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। आप इसे फंक्शन को कॉल कर रहे हो। आप किसी भी फंक्शन को कितने भी बार कॉल कर सकते हो। अगर ये 2 बार कॉल करोगे तो ये 2 बार आउटपुट जो है आपको दिखा देगा। कॉल नहीं हुआ क्या, या सेव नहीं हुआ? ये 2 बार चलना चाहिए, ठीक है। इसे मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, बाद में देखते हैं इसको। फंक्शन कॉलिंग ये 2 बार अगर करोगे तो 2 बार दिखना चाहिए, या 4 बार, जितने बार भी आप कॉल करोगे उतने बार एग्जीक्यूट होगा। समहाउ नहीं वर्क हो रहा है, बट अपने पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग वेट कर पाए उतना। देखेंगे, मैं उसका बग निकाल के देखूंगा। हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा है सिंपल फंक्शन। तो आपने देखा है सिंपल फंक्शन में कोई चीज नहीं होती, जैसे कि लिखा जाता है फंक्शन, और जो भी आपको नाम लिखना है, जैसे कि आपने लिखा है मल्ट और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये करली ब्रैकेट। देखो ये जो होते हैं ना ओपन एंड क्लोज वाले, इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। और ये जो है इसे आप ब्रेसेस कह सकते हैं, ये वाले इसे, या ब्रैकेट आप तो कहना चाहो, ब्रेसेस, ठीक है। करली ब्रेसेस है ये, बट इसे करली ब्रैकेट कहते हैं, बट हम लोग टेक्निकली इसे ब्रेसेस कहेंगे, और ये पैरेंथेसिस होती है। तो ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। तो फंक्शन मल्ट ये सिंपल फंक्शन हो चुका है। पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये सेम फंक्शन जो है, फंक्शन मल्ट और सेम फंक्शंस के आगे का ही ये वर्जन है, लेकिन जो वेरिएबल होता है इसके अंदर इस तरह से वेरिएबल लिया जाता है। जैसे कि आप मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हो, और ये जो वेरिएबल लिए हैं इस वेरिएबल को क्या कहा जाता है, इस वेरिएबल को पैरामीटर कहा जाता है। दीज आर द पैरामीटर। इसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर कहा जाता है। जब ये वेरिएबल लेते हैं, ये वाले वेरिएबल, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, when we declare variable inside method signature, it is called argument or parameter। इसीलिए ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम लोग आर्गुमेंट और पैरामीटर है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। अब इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये देखो 10 और 5 का ही हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेगा, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि कोई फंक्शन हमेशा 10 और 5 का ही मल्टीप्लिकेशन करे? नहीं क्या सर। हमें लगता है कि मैं जो पास करूं वैल्यू उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए? तो इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये देखो आपने यहाँ पे भी दिखा दिया है मैंने, सेम रहेगा ये, बट इसके अंदर जो है वो वेरिएबल रहेंगे। तो वो भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। फंक्शन फॉर एग्जांपल फंक्शन मल्ट, इसका भी सेम नाम लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग जो है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा 2 वेरिएबल लेता हूं मैं, ये 2 वेरिएबल ले रहा हूं, और यहाँ पे लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मल्टीप्लिकेशन मल्ट ऑफ
टू आर्गुमेंट और पैरामीटर, ये लिख देता हूं इस तरह से, और मैं कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन इसका num1 into num2। या आपको इस तरह से करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, मल्ट इक्वल टू num1 into num2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कोई बता सकता है अभी क्या होगा? नम में क्या वैल्यू है आप बता सकते हो? सर एरर आएगा अभी तो। क्यों एरर आएगा? अभी बताओ क्यों एरर आएगा? पैरामीटर्स नॉट डिफाइंड सर। पैरामीटर पास नहीं कर। पैरामीटर पैरामीटर्स नॉट पास नहीं तो डिफाइंड। कॉल ही नहीं किया मेरे दोस्तों हमने। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक बिना पैरामीटर वाला है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अभी मैं पास करता हूँ 10 और 6, तो अब क्या आउटपुट आएगा इसका? 60। देखो, तो जब भी वो फंक्शन को कॉल करूंगा, अभी मेरे को लगता है नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मुझे इसका अलग चाहिए, तो आप देखो अलग से। तो ये जो वैल्यू है, पैरामीटर का इस्तेमाल क्या होता है? वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कुछ वैल्यू पास कर सके। इसीलिए वेरिएबल जो है यहाँ पे लिए जाते हैं, जैसे कि मैं इस फंक्शन को वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो इसे कहा जाता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। फिर उसके बाद रिटर्न फंक्शन। अभी कोई कोई सिनेरियो ऐसे आते हैं कि एक फंक्शन पर्टिकुलर डेटा पे काम करता है और दूसरे फंक्शन को वापस देता है, खुद उस पे कोई भी काम नहीं करता। तो इस सिनेरियो में क्या करना है आपको, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी कोड लिख देता हूँ रिटर्न। इसके लिए भी आपको क्या करना है, लिखना है फंक्शन फॉर एग्जाम्पल। और इसका भी अगर आप डिवीजन लिखना है तो डिवीजन लिखो, या मैं लिखता हूं डिवीजन डिवीजन। और यहाँ पे सिर्फ एक नया कीवर्ड आएगा, वो आएगा रिटर्न। अभी यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं? 5। तो हमेशा ये जो है रिटर्न करेगा 5। जैसे ही मैं डिवीजन को कॉल करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगी हमेशा? ये क्या रिटर्न करेगा? ये दिखाई दे रहा है आपको? कीवर्ड लिखा आपने रिटर्न और 5 रिटर्न करेगा। लेकिन ऐसे नहीं हम लोग करते कभी भी, हमें कुछ अलग चाहिए रहता है कि हम लोग जो वैल्यू पास करेंगे उसके अंदर वो कैलकुलेट करे। तो मैं उसका भी एक फंक्शन जो है वो लिख देता हूँ, जैसे कि फंक्शन डिवीजन, और इसके अंदर हम लोग रिटर्न करते हैं फिलहाल के लिए 5। ठीक है। और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डिवीजन। यहाँ पे ही मैंने कॉल किया, तो आप लोग मुझे अभी बताओ कि ये रिटर्न करेगा 5 वैल्यू। कहाँ पे रिटर्न करेंगे? जहां पे ये कॉल हो रहा है। कहाँ पे कॉल कर रहा हूं मैं? लाइन नंबर 55 पे। तो इसकी जो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? 5। तो ये कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? ये यहाँ पे स्टोर होगा। तो उसका जो भी आंसर रहेगा ये वेरिएबल में स्टोर होगा, ये वाले। तो इसीलिए मैंने आंसर इक्वल टू डिवीजन किया। तो ये फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा, जो भी कुछ कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न कर रहा है, याद रखो कि अगर कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न जो वैल्यू हो रही है वो स्टोर करने के लिए आपको इस तरह से नए वेरिएबल में स्टोर करनी होगी, करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने नया वेरिएबल ले लिया और उसको मैं अभी आपके सामने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूं। रिटर्न रिटर्न वैल्यू फ्रॉम डिवीजन और ANS कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली चीजें। और ये बाकी के जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस की जरूरत है नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो इसका फंक्शन का कॉल जो है मैं बंद कर देता हूँ, तो सिर्फ अभी हमें दिखाई देगा ये वाला। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको बताओ? डिवीजन दिखाई दे 5। रहा है। अगर आपको लगता है कुछ नाम भेजना है तो आप नाम भेजो, देखो ऐसे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली करके रिटर्न फंक्शन जो है, रिटर्न फंक्शन में ऐसे अगर मुझे डिवीजन ऐसे हार्ड कोडेड नहीं करना है, यहाँ पे मुझे कुछ 2 नंबर लेने हैं जैसे कि num1। तो ये अब जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर ले लिए हमने यहाँ पे, जैसे कि num1 num2, और हम लोग डिवाइड करेंगे num1 और num2 को, और num2 को। यानी कि इस फंक्शन को मैं 2 नंबर पास करूंगा, ये है आपके आर्गुमेंट या पैरामीटर, और ये फंक्शन डिवाइड करेगा दोनों नंबर को और रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो चलिए एक बार इसे
और यहाँ पे डिवीजन में num1 को कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी 10, और num2 को जो है कॉमा डाल के ये वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, कॉमा के पहले की जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में चली जाएगी, कॉमा के बाद की वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल में चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5. हाँ, ये डिवीजन होगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करके वो कहाँ पे स्टोर करेगा? ये वाले वेरिएबल में। बहुत सारे फंक्शन इनबिल्ड फंक्शन है और कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, हम लोग XYZ डेटा पास करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ डेटा रिटर्न करते हैं, चाहे हम उसे कुछ पैरामीटर दे या पैरामीटर ना ना दे। ठीक है, अलग अलग डिफॉल्ट फंक्शन भी बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है। तो चलिए, अब इस तरह से हमने रिटर्न भी कवर कर लिया, इसका भी आउटपुट आप लोग देख लो। इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं तो 5 भी आया है। तो इसे हम लोग करते हैं कुछ और, थोड़ा सा आउटपुट अलग निकलेगा, इसीलिए देखो ऐसे। और वापस से यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ कि रिकर्सिव फंक्शन कब होता है? जब when a function call itself, then it is called recursive फंक्शन। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, जब कोई, वापस से बताता हूं मैं, जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तब उसे रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फंक्शन मैं लिख के भी बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए फंक्शन जैसे कि फन, ये कौन सा फंक्शन है? बता दो आप लोग। सिंपल फंक्शन या सिंपल पैरामीटर। फंक्शन। हाँ, सिंपल फंक्शन है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ना पैरामीटर है ना रिटर्न टाइप है। पैरामीटराइज में तो ये पैरामीटर होते हैं, रिटर्न में रिटर्न होता है। ठीक है, और ये जब खुद को ही कॉल करेगा, मतलब देखो पहले हम लोग क्या करते थे, बाहर कॉल करते थे इस फंक्शन को। ठीक है, बाहर कॉल करते थे, लेकिन अगर ये फन फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा इस तरह से, तो इसे कहा जाएगा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कहा जाएगा। और रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट इन्फिनाइट टिल द इन्फिनाइट, मतलब यह जब तक आपके ब्राउजर की मेमोरी खत्म नहीं होगी ये तब तक चलते ही रहेगा, आपको कुछ भी आउटपुट दिखाई नहीं देगा, हैंग होगा आपका ब्राउजर, चलते ही जाएगा। आपको इसे रोकने के लिए कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करोगे? तो फंक्शन के ऊपर एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल नम इक्वल टू 1 कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे नम प्लस प्लस, और आप लिखोगे कि ये 5 तक चलना है, तो आप लिखोगे कि ये फंक्शन है जो है वो तब तक ही कॉल हो जब तक कि नम की वैल्यू लेस देन 5 हो। ये फिर जैसे कि देखो नम की वैल्यू 1 है, ये तो चलते ही रहेगा इन्फिनाइट तक, फिर नम की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, और 5 होने के बाद 6 होगी। 6 होने के बाद बोलेगा कि नहीं, ये वैल्यू जो है, अब ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर आके वो खुद को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एंड कर देगा। दैट्स इट। तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये भी मैं आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ। चलिए, फंक्शन का नाम लेता हूं मैं फन, जस्ट फॉर दी, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन। और ये जो नम है, नम की वैल्यू कर देता हूँ 0, और यहाँ पे लिखता हूँ नम प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखता हूँ नम, ताकि क्या होगा, नम प्लस प्लस से क्या होगा, ये हर बार इससे एक ऐड करेगा, मतलब ऐड होगा एक इस पे नम में। ठीक है,
और नीचे जो है, नीचे मैं अभी भी नहीं बनाऊं रिकर्सिव, अभी बना देता हूँ रिकर्सिव फंक्शन। देखो ये अब बना रिकर्सिव फंक्शन, और ये रुकेगा ही नहीं। इसे रुकने के लिए आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी, इफ नम की वैल्यू तब जब तक कि 10 है तब तक ही फंक्शन कॉल करेगा खुद को, उसके बाद कॉल नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली रुकेगा। इसे रोकना पड़ेगा आप लोगों को इस ऐसी कंडीशंस इस्तेमाल करके। और वन टाइम इसे हम लोग कॉल करेंगे, वन बाहर ब्लॉक में ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो ये कितने टाइम चला, चेक करो। इसे br भी डाल देते हैं, इस तरह से, ठीक है। 10 times हाँ तो 11 आपको ये वाला, 11 times 11 ठीक है। अभी ये रिकर्सिव फंक्शन मतलब चलते ही जाएगा, ये एक सिंगल मतलब खुद को ही खुद कॉल करेगा तो रिकर्सिव हो गया। सिर्फ अभी ये इतना एक्स्ट्रा लिखना पड़ा 3 लाइन का कोड, बिकॉज ऑफ हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे रोकना है। अभी उसके बाद कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या है, व्हेन वी पास अ फंक्शन एज पैरामीटर। अभी तक आपने पैरामीटर में क्या भेजा है, अभी तक पैरामीटर में आपने सिर्फ क्या भेजा है, वेरिएबल भेजा है। लेकिन अभी अगर आपको इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, आगे आप लोग बहुत मजा करोगे इसके फंक्शन को। एक इंडिपेंडेंट देता है कि किसी भी फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एज अ आर्गुमेंट करके, बहुत सही है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है फन नाम का, मान लो, ठीक है, फंक्शन फन नाम का, हाँ? और दूसरा एक फंक्शन है आपके पास फंक्शन ऐड नाम का, आपके पास एक और फंक्शन है जिसके अंदर आपने कुछ तो कोड लिखा, ठीक है, कुछ तो कोड लिखा, और आप फन को कॉल कर रहे हो, फन फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और उसके अंदर आप पास करोगे ऐड को। तो ऐड मुझे बताओ ये फंक्शन है या वेरिएबल है? function है। फंक्शन है। तो ये जो टर्म होता है कॉल बैक फंक्शन का, कि जब हम लोग एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास कर देते हैं तो इसे कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन, जो कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। आप यहाँ पे मल्ट वाला भी फंक्शन पास कर सकते हो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन आपको एग्जीक्यूट कराना है, जैसे कि अगर आपके पास मल्ट है, फंक्शन मल्ट, कोई भी फंक्शन आप उस फंक्शन को पास कर सकते हो। जैसे अभी आपके पास मल्ट फंक्शन है तो मल्ट फंक्शन पास कर दो। बस इतना छोटा जो टर्म है, आपको ये टर्म जो है ये समझना जरूरी है। क्या आप लोगों को ये समझा कि एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ? callback function ओके, कॉल बैक फंक्शन का एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। हाँ, किसी को कोई बहुत जनों को ना ये इसमें कॉल बैक फंक्शन में बहुत डाउट था कि क्या है कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन का मतलब है ऑब्वियसली उसे कॉल करेगा वापस से, आई विल कॉल बैक लेटर, मतलब बाद में जो मेन फंक्शन होगा उसे कॉल किया ही जाएगा, ठीक है। या आप लोग करके देखोगे ये चीज? खुद करके देख लेंगे। हाँ ज्यादा, अगर आप खुद करके देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये ज्यादा है क्योंकि। और कॉल बैक फंक्शन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला हुआ है। और एरो फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है, मैंने ये सारा पढ़ाया हुआ है, एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, यस सर। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अभी हम लोग एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल है। और लेट्स स्टार्ट नाउ। एरो फंक्शन
सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। जावा में इसे लैम्बडा फंक्शन कहते हैं, पाइथन में यूज करते हैं, बहुत अलग अलग चीजों पे इस्तेमाल करते हैं। तो एरो फंक्शन है क्या? तो एरो फंक्शन इज नथिंग बट, आप जो भी फंक्शन लिखते हो जैसे ऐसे फंक्शन, फन, तो ये चीज जो है ना बार बार आपको ये करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एरो फंक्शन जो है मिनिमाइज करता है, आपको फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड का नाम यानी फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, इसको ही अगर मैं एरो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, तो आपको एरो जो है, एरो का ऐसे सिंबल बनाना है। तो इसे कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे इसे? एरो फंक्शन। तो ये बन जाएगा फंक्शन। इसके अंदर आप जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। जैसे कि पहले पहले मैंने लिख दिया था, चलो मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, 2 मिनट। पब्लिक या फंक्शन एडिशन, ये सिंपल फंक्शन को मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट, ओ सॉरी, पहले इसमें दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ये देखो, ये है आपका सिंपल फंक्शन, ट्रेडिशनल वे। अभी एरो फंक्शन लिख देता हूं मैं आपके सामने, इस तरह से एरो फंक्शन लिखूंगा और लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड लेट्स से हेलो। सो आप मोर कंसाइज मिनिमम कोड, ये है। तो कैसे करना है आपको आइडिया आ गई कि अगर नॉर्मल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो वापस से एक बार आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। फंक्शन हटाना है, नाम हटाना है, ब्रैकेट हटाना है, और एरो यहाँ पे डालना है। तो ये बन जाएगा आपका, हाँ मल्टीपल लाइन है तो आप ब्रैकेट रख सकते हो, ठीक है, ब्रेसेस जिसे बोलते हैं। ये सिंगल लाइन है तो नहीं। अभी मैं दूसरा मेथड का बना देता हूँ, फंक्शन एडिशन और num1 num2 मानो पैरामीटर है, ठीक है, मानो पैरामीटर है। और ये पैरामीटर को मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखता हूँ num1 प्लस num2। अभी इसको करके दिखाओ मुझे, बताओ, इसे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। फंक्शन तो एडिशन फंक्शन हटा इसको देंगे हटा देंगे, एडिशन इसका हटा देंगे, और ब्रैकेट ब्रैकेट अगर के पहले सिंगल इक्वल टू एरो सिंगल लगा देंगे। सिंगल सिंगल लाइन है यहाँ पे, तो अगर सिंगल लाइन है यहाँ पे तो ठीक है, ऐसे करके ये एरो को क्रिएट कर देंगे इस तरह से। हो गया। सो अभी रिटर्न वाला अगर कोई फंडा है, जैसे कि रिटर्न करना है, तो रिटर्न के लिए क्या करोगे? तो रिटर्न के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, डायरेक्टली ब्रैकेट डाल देंगे। हाँ ब्रैकेट डाल के आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो अभी नम आप ये इसकी जो प्रैक्टिस है आप आराम से कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका एरो फंक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया है, और आज का जो टॉपिक था।